हेलो 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 बच्चों, तो कैसे हैं आप सब। मैं आशा करता हूँ आप सभी मस्त होंगे और जबरदस्त होंगे। तो आप सभी का स्वागत है संकल्प सीरीज की एपिसोड नंबर 2 का। और इसमें हम सेंटर ऑफ मास का एपिसोड नंबर 1 आज अभी डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए बिना समय बर्बाद किए हम शुरू करते हैं। सबसे पहले हमको समझना है कि सेंटर ऑफ मास होता क्या है। ठीक है। तो मैथमेटिकली अगर हम बात करें, ठीक है, तो सेंटर ऑफ मास को हम कैसे डिफाइन करते हैं। हमको एक्स वाई और जेड तीनों कोऑर्डिनेट में सेंटर ऑफ मास डिफाइन करना होगा। तो सेंटर ऑफ मास का एक्स कोऑर्डिनेट हम कैसे डिफाइन करेंगे, m1 मास इंटू उसका एक्स कोऑर्डिनेट प्लस m2 मास इंटू उसका एक्स कोऑर्डिनेट प्लस m3 मास इंटू उसका एक्स कोऑर्डिनेट एंड सो ऑन, जितने कोऑर्डिनेट्स, जितने मासेस हो मतलब। फिर इसको बेटा डिवाइड कर देंगे टोटल मास ऑफ द सिस्टम से, m1 प्लस m2 प्लस m3 सो ऑन टिल mn। सर इसको हम ऐसा लिख सकते हैं क्या, आप देखो जरा, i इज इक्वल टू 1 से लेके n एम आई एक्स आई अपॉन सिग्मा आई इज इक्वल टू 1 से लेके n एम आई। भाई आई की जगह 1 डालोगे, फिर 2 डालोगे, फिर 3 डालोगे, तो ये ऊपर वाली चीज बन जाएगी। अच्छा, ऐसे वाई सी एम कैसे लिखेंगे, m1 मास इंटू उसका y कोऑर्डिनेट प्लस m2 मास इंटू उसका y कोऑर्डिनेट प्लस m3 मास इंटू उसका y कोऑर्डिनेट एंड टिल mn मास इंटू उसका y कोऑर्डिनेट डिवाइडेड बाई टोटल मास ऑफ द सिस्टम। ये डेफिनेशन है सेंटर ऑफ मास की। ठीक है सर। इसको हम सिग्मा के फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं, i इज इक्वल टू 1 से लेके n एम आई वाई आई होल अपॉन सिग्मा i इज इक्वल टू 1 से लेके n एम आई। एकदम बिल्कुल सिमिलर फॉर्मेट में क्या मैं जेड सी एम भी लिख सकता हूँ। हाँ बिल्कुल, सिग्मा i इज इक्वल टू 1 से लेके n एम आई जेड आई अपॉन सिग्मा i इज इक्वल टू 1 से लेके n एम आई। तो ये हमारा सेंटर ऑफ मास का डेफिनेशन है, ये हमारा सेंटर ऑफ मास का मीनिंग होता है बेटा। कुछ नहीं करना होता है, m1 को उसके कोऑर्डिनेट से मल्टीप्लाई कर दो, m2 को उसके x कोऑर्डिनेट से, अगर आप xcm निकाल रहे हो तो m1 को उसके xcm से, m2 को उसके xcm से, m3 को उसके xcm से, और सबको ऐड कर दो अपॉन टोटल मास ऑफ द सिस्टम। सिमिलरली y कोऑर्डिनेट भी लिख सकते हो, सिमिलरली z कोऑर्डिनेट भी लिख सकते हो। अगर हम वेक्टर फॉर्म की बात करें सेंटर ऑफ मास के, तो अगर हम बात करें r1 वेक्टर को लिखना हो अगर हमको, तो कैसे लिखेंगे, x1 i कैप प्लस y1 j कैप प्लस z1 ई कैप। ऐसे ही R2 वेक्टर लिखना हो तो कैसे लिखोगे, x2 i कैप प्लस y2 j कैप प्लस z2 k कैप। x1 y1 z1 इसके कोऑर्डिनेट है, x2 y2 z2 इसके कोऑर्डिनेट है। ऐसे ही Rn मतलब nth जो हमारा मास है उसके वेक्टर को कैसे लिखेंगे, xn i कैप प्लस yn j कैप प्लस zn k कैप। बिल्कुल सही बात है। अब अगर हम इन सब को उनके रेस्पेक्टिव मासेस से डिवाइड करके सेंटर ऑफ RCM अगर हम डिफाइन करें, m1 r1 वेक्टर प्लस m2 r2 वेक्टर प्लस m3 r3 वेक्टर एंड सो ऑन टिल mn rn वेक्टर अपॉन m1 प्लस m2 प्लस m3 से लेके mn तक। तो देखते हैं हमको क्या मिलता है। r1 वेक्टर की जगह उसका वेक्टर रख दो, r2 की जगह उसका वेक्टर रख दो, और ऐसे करते करते nth की जगह उसका वेक्टर रख दो।
और डिवाइड में क्या हो जाएगा, टोटल मास ऑफ द सिस्टम। यस। अब बच्चों ध्यान से देखो, यहाँ से m1x1, यहाँ से m2x2, यहाँ से mn xn आ रहा है कि नहीं? तो क्या जो हमने पिछले वाले स्लाइड में लिखा था वही सेम चीज बन रहा है कि नहीं? m1x1, m2x2, m3x3 वैसे यहाँ बन रहा है कि नहीं? देखो, m1x1 यहाँ से m2x2 आएगा, यहाँ से mn xn आएगा आई कैप के साथ। तो क्या हम पिछली वाले स्लाइड में जो हमने xcm लिखा था वो बन जाएगा कि नहीं? बिल्कुल। और वैसे ही पिछली वाली स्लाइड में देखो, m1y1, m2 फिर y2, ऐसी mn yn बन रहा है। पिछली स्लाइड में जो बना था, लिखा था हमने डेफिनेशन, m1y1, m2 y2, m3 y3 से m से mn yn तक। तो क्या ycm बन रहा है कि नहीं? बिल्कुल। और सिमिलरली क्या zcm बन रहा है कि नहीं? बिल्कुल बन रहा है, टोटल मास तो नीचे है ही। तो हम इस फॉर्म को वेक्टर फॉर्म में लिख सकते हैं, और वेक्टर फॉर्म को उस फॉर्म में लिख सकते हैं, दोनों एक ही बात है। ठीक है, दोनों एक ही बात है। अगर हमको वेक्टर दिया हुआ है तो हम इस फॉर्म का यूज कर लेंगे सेंटर ऑफ मास निकालने के लिए, और अगर हमको वेक्टर ना देके कोऑर्डिनेट दिए हुए हैं तो हम इन फॉर्म का यूज कर लेंगे। इन फॉर्म्स का हम क्या कर लेंगे, यूज कर लेंगे। दोनों ही सेम चीज है, दोनों ही सेम बात को बयां कर रहे हैं। सिर्फ मैं इतनी सी बात समझाना चाह रहा हूँ। बस अगर हमको वेक्टर दिया है तो ये फॉर्म यूज कर लेंगे, वेक्टर नहीं दिया है, वो कोऑर्डिनेट्स दिया है तो ये फॉर्म यूज कर लेंगे। ये हम किसकी बात कर रहे हैं? डिस्क्रीट सिस्टम की बात कर रहे हैं। डिस्क्रीट सिस्टम मतलब जहां पे अलग अलग मासेस अलग अलग पॉइंट्स पे सिचुएटेड है, पॉइंट मासेस अलग अलग मासेस पॉइंट्स पे सिचुएटेड है, वो सिस्टम होता है डिस्क्रीट सिस्टम। हम डिस्क्रीट सिस्टम से अपना डिस्कशन शुरू कर रहे हैं। अच्छा, अब इस पे सवाल देखते हैं। सबसे पहले टू पॉइंट सिस्टम। ये जो डिस्क्रीट सिस्टम का कंसेप्ट जो हमने अभी सीखा, उसको हम टू पॉइंट सिस्टम पे लगाने की कोशिश करते हैं। चलिए, टू पॉइंट सिस्टम पे लगाने की कोशिश करते हैं। एक मास m1 है, उसको हमने 0,0 पे रख दिया, और मास m2 को हमने a,0 पे रख दिया। इनके बीच का डिस्टेंस क्या है? a। एक बात आपको ध्यान रखनी है, क्या? सेंटर ऑफ मास जो होता है दो सिस्टम का, वो चॉइस ऑफ ओरिजिन पे डिपेंड नहीं करता। ये मैं प्रूव करूंगा स्लाइड में। देख, इसका हमने यहाँ पर इस तरीके से लिख लिए कोऑर्डिनेट्स। अब अगर हमको XCM निकालना हो तो हम क्या करेंगे? सर, m1 इंटू 0, m1 इंटू इसका x कोऑर्डिनेट, प्लस m2 इंटू a, m2 इंटू इसका x कोऑर्डिनेट, अपॉन टोटल मास ऑफ द सिस्टम। तो ये हमारे पास आ जाएगा m2a अपॉन m1 प्लस m2। ये हमको XCM मिल गया। तो यहाँ कहीं पर ये सेंटर ऑफ मास है, और ये डिस्टेंस कितना हो गया सेंटर ऑफ मास का? m2 इंटू a अपॉन m1 प्लस m2। ये डिस्टेंस है सेंटर ऑफ मास का। अब हमको बाकी बचा हुआ ये डिस्टेंस भी निकालना है। तो वो डिस्टेंस कैसे निकालेंगे? टोटल डिस्टेंस a था, तो ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा? a माइनस m2 इंटू a अपॉन m1 प्लस m2। तो ये हमको ये डिस्टेंस कितना मिल गया? m1 इंटू a अपॉन m1 प्लस m2। तो हम ये कह सकते हैं कि m1 मास से m2 इंटू a अपॉन m1 प्लस m2 दूरी पे है सेंटर ऑफ मास, और m2 मास से m1 इंटू a अपॉन m1 प्लस m2, m1 इंटू a अपॉन m1 प्लस m2 दूरी पर है। ठीक है सर। अब हम क्या कर रहे हैं? अपना चॉइस ऑफ ओरिजिन चेंज कर दे रहे हैं। अब हमने क्या कर दिया? ओरिजिन पे m2 को रख दिया। इनके बीच का डिस्टेंस अभी भी a है, तो इसका कोऑर्डिनेट क्या बनेगा? 0,0। तो इसका कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा? -a,0 हो जाएगा। ठीक है। अब हम फिर से XCM निकालते हैं बेटा। m1 इंटू उसका कोऑर्डिनेट अपॉन m1 प्लस m2। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा? -m1a अपॉन m1 प्लस m2, सॉरी हाँ, m1 इंटू उसका x कोऑर्डिनेट, तो m1 इंटू माइनस ए प्लस m2 उनका उस इंटू उसका x कोऑर्डिनेट अपॉन m1 प्लस m2। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा? -m1a अपॉन m1 प्लस m। माइनस साइन क्या दिखा रहा है? कि लेफ्ट हैंड साइड, ओरिजिन के लेफ्ट हैंड साइड पर है सेंटर ऑफ मास, कहीं यहाँ पर। और इस पॉइंट से कितनी दूरी पे है? m1 इंटू a अपॉन m1 प्लस m2 की दूरी पर है। अच्छा, तो ये बचा हुआ डिस्टेंस कितना हो जाएगा? अगर
ये ओरिजिन से m1 इंटू ए अपॉन m1 प्लस m2 दूरी पर है, तो ये बचा हुआ डिस्टेंस क्या हो जाएगा, a माइनस m1 इंटू ए अपॉन m1 प्लस m2। ये करोगे तो आपको मिल जाएगा m2 इंटू ए अपॉन m1 प्लस m2। ओ माय गॉड, देखो पहले वाली कैलकुलेशन में भी हमने क्या देखा कि m1 से m2 इंटू ए अपॉन m1 प्लस m2 दूरी पर आया, और दूसरी वाली कैलकुलेशन में m1 से m2 इंटू ए अपॉन m1 प्लस m2 दूरी पर ही आया। इसका मतलब ये हमको पता चला कि सेंटर ऑफ मास डज नॉट डिपेंड अपॉन द चॉइस ऑफ कोऑर्डिनेट एक्सिस। तो सर ये अलग अलग आंसर क्यों आया? बेटा अलग अलग इसलिए आया है क्योंकि इन दोनों केसेस में हमारा जो चॉइस ऑफ ओरिजिन है वो अलग अलग है। चॉइस ऑफ ओरिजिन होने की वजह से ये हमको अलग अलग आंसर दिखाई दे रहा है, बट ये दोनों सेम चीज को बयां कर रहे हैं। ये दोनों सेम चीज को बयां कर रहे हैं। इन दोनों का ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या है, सेम है। इन दोनों का ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या है बेटा, सेम है। तो आपको ये समझना पड़ेगा कि सेंटर ऑफ मास में ज्योमेट्रिकली आपको चीजों को इंटरप्रेट करना पड़ेगा। इनका ज्योमेट्रिकल मीनिंग जो है बेटा वो सेम है। सेम बात को ये बयां कर रहे हैं, दोनों ही सेम बात, भले दिख अलग रहे हैं पर बात सेम कह रहे हैं। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। तो टू पॉइंट सिस्टम को हमने समझा। अब टू पॉइंट सिस्टम को अगर हमने समझ लिया है तो उस पर एक सवाल कर लेते हैं। दो पार्टिकल है मासेस 1 एंड 2 kg के, ठीक है सर, और ये सर 1 kg और ये है 2 kg, और लोकेटेड एट x इक्वल टू 0 एंड x इक्वल टू 3। अगर ये x इक्वल टू 0 पे है तो इसका कोऑर्डिनेट क्या बन जाएगा, 0,0, और इसका क्या बन जाएगा, 3,0। तो हमको बताना है सेंटर ऑफ मास कहाँ होगा। तो बस खत्म, एक्स सी एम की वैल्यू अभी जैसे निकाली थी, 1 इंटू इसका कोऑर्डिनेट प्लस 3 2 इंटू इसका कोऑर्डिनेट अपॉन टोटल मास ऑफ द सिस्टम, मतलब 1 प्लस 2 3। तो ये हमारे पास आ जाएगा 2 मीटर। तो 2 मीटर पे मतलब यहाँ कहीं पर इसका सेंटर ऑफ मास होगा। ये 2 मीटर डिस्टेंस होगा, तो ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा, 1 मीटर। एक बात आपने नोटिस की क्या, ये सेंटर ऑफ मास हैवियर पॉइंट के साइड है, मतलब सेंटर ऑफ मास लाइज क्लोजर टू हैवियर मास। ओके, तो सर बेटा ये आपको ध्यान रखना है, ये आपके स्टेटमेंट टाइप में पूछा जा सकता है। सेंटर ऑफ मास हैवियर मास के पास में होगा, मतलब जहां पर हैवियर मास होगा उस तरफ होगा सेंटर ऑफ मास। ठीक है बेटा, आगे बढ़ते हैं। ये एक सवाल है टू पॉइंट सिस्टम का जो जेई मेंस में आया था, इसको चलो करता हूं। क्या बोल रहा है क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ते हैं बेटा। बोल रहा है अच्छा, सेंटर ऑफ मास या कोई भी फिजिक्स का जब सवाल आपको दो, डायग्राम बनाने में कोई कंजूसी ना करे। ठीक है, डायग्राम बनाने में कंजूसी जिसने की वो बेटा बहुत बुरे तरीके से फंस जाएगा, क्योंकि चीजों में कंफ्यूज हो जाएगा वो। ठीक है, टू ब्लॉक्स ऑफ मासेस इतना एंड इतना आर प्लेस्ड ऑन अ स्ट्रेट लाइन कोऑर्डिनेट इतना एंड इतना। तो यहाँ पर 0,0 पर और x,0 पर 10 kg मास रखा है और 30 kg मास रखा है। अब बोल रहा है ब्लॉक 10 इज मूव्ड टू ऑन द सेम लाइन थ्रू अ डिस्टेंस ऑफ 6 सेंटीमीटर टुवर्ड्स अदर ब्लॉक। अब किसी ने क्या किया, ब्लॉक 10 वाले को ऐसा 6 सेंटीमीटर आगे बढ़ा दिया, तो ये 6,0 पर आ गया 10 वाला ब्लॉक। पिंक कलर से मैंने सेकंड फाइनल कंडीशन बताई है। डिस्टेंस थ्रू विच ब्लॉक 30 मस्ट बी मूव टू कीप द पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास अनचेंज्ड। तो 30 को कितना मूव करना चाहिए जिससे कि सेंटर ऑफ मास अनचेंज्ड हो। तो हम मान लेते हैं कि इसको कुछ अल्फा इस तरफ मूव कर दिया होगा। अब अल्फा की वैल्यू पॉजिटिव आई तो जो डायरेक्शन हमने चूज किया वो सही है। अगर अल्फा की वैल्यू नेगेटिव आई मतलब जिस डायरेक्शन में हमने चूज किया उसके अपोजिट किया गया होगा। तो इसका कोऑर्डिनेट कितना बन गया होगा, सर x माइनस अल्फा बन गया होगा। बिल्कुल। अब ये क्या बोल रहा है, सेंटर ऑफ मास रिमेन्स अनचेंज्ड, मतलब पहले जो सेंटर ऑफ मास था वही अभी हो। तो ब्लू कलर वाली जो सिचुएशन है, जो इनिशियल सिचुएशन है, उसका सेंटर ऑफ मास मैं निकालता हूं सबसे पहले। तो सर वो क्या हो जाएगा, सर 10 इंटू एक्स का एक्स कोऑर्डिनेट। सर वाई कोऑर्डिनेट क्यों कैलकुलेट नहीं किया यहाँ पर, क्योंकि यहाँ दोनों का वाई कोऑर्डिनेट क्या था, 0, तो वो 0 ही आना है। अगर आप वाई सी एम निकालते भी यहाँ पे तो क्या आता, 1 इंटू 0 प्लस 2 इंटू 0 अपॉन 3, तो ये 0 ही आना था। इसलिए मैंने कैलकुलेट नहीं किया था। इस क्वेश्चन में भी मैं कैलकुलेट नहीं करूंगा, क्योंकि यहाँ पे देखो दोनों का वाई कोऑर्डिनेट 0 है,
तो सेंटर ऑफ मास का वाई कोऑर्डिनेट भी 0 ही आएगा, तो वाई कोऑर्डिनेट के कैलकुलेशन की चिंता नहीं करनी। इनिशियली इसका सेंटर ऑफ मास कितना है 10 इंटू 0, ठीक है, प्लस 30 इंटू एक्स अपॉन 10 प्लस 30 मतलब 40, तो ये हमारे पास आ गया 3x/4। फिर पिंक कलर के जो केस में, मतलब जो कि फाइनल केस है, उस केस में एक्ससीएम क्या होगा सर 10 इंटू 6, इस बार 10 वाला मास जो है 6 पर है, प्लस 30 इंटू एक्स माइनस अल्फा होल अपॉन 10 प्लस 30 हो जाएगा 40। ध्यान रखना, जो आप जो भी डायरेक्शन में आप डिस्प्लेसमेंट कर रहे हो उस हिसाब से आपको सेंटर जो उसका कोऑर्डिनेट है वो ध्यान से सही लिखना पड़ेगा, तभी आंसर सही आएगा। अब बोल रहा है कि सेंटर ऑफ मास रिमेन्स अनचेंज, मतलब ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू क्या होनी चाहिए बराबर, इसलिए आप इसको किसके बराबर पुट कर दोगे 3x/4 के बराबर, जीरो से जीरो कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे बन गया 6, यहाँ 4 से 4 कैंसिल हो गया, तो 6 प्लस 3x माइनस 3 अल्फा इज इक्वल टू 3x। अब यहाँ से आप देख रहे हो 3x से 3x कैंसिल हो गया, तो 6 इज इक्वल टू 3 अल्फा, तो यहाँ से हमको अल्फा की वैल्यू क्या मिल गई 2 सेंटीमीटर। मतलब अब अल्फा की वैल्यू पॉजिटिव आई, इसका मतलब क्या है कि इसको 2 सेंटीमीटर हमको लेफ्ट साइड डिस्प्लेस करना पड़ेगा। 2 सेंटीमीटर इसको कहाँ लेफ्ट साइड, 2 सेंटीमीटर इसको कहाँ डिस्प्लेस करना पड़ेगा लेफ्ट साइड डिस्प्लेस करने पड़ेगा, जिससे कि सिस्टम का सेंटर ऑफ मास हिले ना। तो 2 सेंटीमीटर टुवर्ड्स 10 केजी, 2 सेंटीमीटर टुवर्ड्स 10 केजी, इसका आंसर क्या हो जाएगा थर्ड ऑप्शन। ठीक है बेटा, एक और सवाल करते हैं, ठीक है, डिस्क्रीट सिस्टम का एक और सवाल करते हैं। हमारे सामने 4 सेंटर ऑफ मास रखे हुए हैं, 4 मासेस रखे हुए हैं एक स्क्वायर के ऊपर, आपके सामने आप देख सकते हैं। स्क्वायर की साइड ए है, क्वेश्चन में बताया गया है कि स्क्वायर की साइड क्या है बेटा ए है, ठीक है। तो आपको बताना है सेंटर ऑफ मास कहाँ होगा सिस्टम का। तो आप यहाँ पर देखिए, इन चारों का आपको क्या लिखना पड़ेगा कोऑर्डिनेट। इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा 0,0, इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा a,0 क्योंकि एक्स एक्सिस के ऊपर लाई कर रहा है। इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा 0,a, कोऑर्डिनेट बेटा ध्यान से लिखना, क्योंकि ये वाई एक्सिस के ऊपर लाई कर रहा है, इसलिए कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा 0,a, और इसका कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा a,a कैसे 3 तक पहुंचने के लिए a x पे चले और फिर a y पे चले, तो a,a, ठीक। अब आपको निकालना पड़ेगा एक्ससीएम। एक्ससीएम निकालने के लिए क्या करोगे m1 x1 m प्लस m2 x2 प्लस m3 x3 प्लस m4 x4 अपॉन m1 प्लस m2 प्लस m3 प्लस m4। तो m1 x1 m इंटू 0 प्लस 2m इंटू a प्लस 3m इंटू a प्लस 4m इंटू 0। ध्यान रखना बेटा, जब आप एक्ससीएम निकाल रहे हो तो x1 x2 से ही मल्टीप्लाई करना, ये मिस्टेक मत कर देना कि एक्ससीएम निकालते समय y से मल्टीप्लाई कर देना। ध्यान रखना, m का हमने x से मल्टीप्लाई किया, फिर 2m का हमने उसके x से मल्टीप्लाई किया, 3m का उसके x से मल्टीप्लाई किया और 4m का उसके x कोऑर्डिनेट से मल्टीप्लाई किया, फिर डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2 प्लस m3 प्लस m4, मतलब m प्लस 2m प्लस 3m प्लस 4m, ये कितना हो जाएगा 10। अब ऊपर देखो क्या हो गया 0 प्लस 2ma प्लस 3ma प्लस 0 अपॉन 10m, m से m कैंसिल हो गया, ये 7a अपॉन 10 बचा। अब बिल्कुल सेम तरीके से बेटा YCM भी निकालना पड़ेगा, क्यों इस बार, क्योंकि यहाँ पर YCM सबका 0 नहीं है, तो Y सेंटर ऑफ कोऑर्डिनेट भी हमको निकालना पड़ेगा। पिछले क्वेश्चन में हमको पता था कि YCM 0 ही आने वाला है क्योंकि दोनों 0 थे, इस बार ऐसा नहीं है, तो हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा। अब ये पहला मास इंटू इसका Y कोऑर्डिनेट, दूसरा मास इंटू उसका Y कोऑर्डिनेट, प्लस तीसरा मास इंटू उसका Y कोऑर्डिनेट, इसका Y कोऑर्डिनेट A है, प्लस चौथा मास इंटू उसका y कोऑर्डिनेट अपॉन टोटल मास ऑफ द सिस्टम कितना है 10m, ऊपर हम कैलकुलेट कर चुके हैं। ये 0 ये 0 ये 3 और 4 7, 7ma अपॉन 10m। अब अच्छा एक मिनट, यहाँ 3 और 2 5 होगा, 5a होगा, ये हो जाएगा 5a, है ना, 3 और 2 5, ठीक है। अब ये कितना आ गया बेटा, ये आ गया हमारे पास m से m कैंसिल,
हमारे पास आ गया 7a/10। तो आप यहाँ पर आप सेंटर ऑफ मास को जरा लोकेट करो, कुछ कॉन्सेप्ट सीखने को मिलेगा। सर ये हमने देखा कि ये ज्योमेट्रिकल सेंटर है स्क्वायर। अब आप देखो 5a/10 कहाँ होगा? 5a/10 मतलब एग्जैक्टली इसके बिलोंग मिड पे, ये मिडिल लाइन, क्योंकि a/2 हो गया ना। हाँ, और 7a/10 कहाँ होगा? 7a/10 मतलब a/2 से बड़ा है ये a/2 से बड़ा है, मतलब ये सेंटर ऑफ मास कहीं यहाँ लाई कर रहा है। दिस इज सेंटर ऑफ मास। आप देख रहे हो, अगर आप यहाँ पर देख पा रहे हो, अगर आप इन दोनों मासेस को देखोगे तो ये दोनों मासेस कितने बन रहे हैं? 7m। इन दोनों मासेस को देखोगे तो ये दोनों मास कितने बन रहे हैं? 3m। तो आप देख रहे हो सेंटर ऑफ मास इज लाइंग क्लोजर टू हैवियर मास। सेंटर ऑफ मास इज लाइंग क्लोजर टू हैवियर मास। अगर आप एक्स एक्सिस के अलोंग मासेस को देखोगे तो 7 मास के पास में है सेंटर ऑफ मास। अच्छा, एक बार इन दोनों को ऐड करना, कितना है? 4 और 1 5, 5m। और इन दोनों को ऐड करना, कितना है? 5m। दोनों बराबर है, तो आप देख रहे हो सेंटर ऑफ मास अलोंग वाई एक्सिस एकदम मिड में। तो आपको यहाँ पे यह समझ आ रहा है कि सेंटर ऑफ मास इज लाइंग टुवर्ड्स, सेंटर ऑफ मास इज लाइंग टुवर्ड्स हैवियर मास। क्या अब आपको ये फील आया? आया है तो भाई कमेंट सेक्शन में दिल बना देना, ठीक है। अब सर एक क्वेश्चन और करा दो, कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा। चलो करते हैं। क्या बोल रहा है? टू यूनिफॉर्म रॉड ए बी एंड सी डी ईच ऑफ लेंथ एल आर ज्वाइंट टू फॉर्म अ टी शेप्ड फिगर। ऐसा टी शेप फिगर बनाया, ए बी और सी डी दोनों की लेंथ क्या है बेटा? एल है, दोनों की बराबर लेंथ है। लोकेट सेंटर ऑफ मास ऑफ द फ्रेम, इसका हमको बताना है सेंटर ऑफ मास। द सेंटर ऑफ मास ऑफ यूनिफॉर्म रॉड इज एट द मिडिल पॉइंट ऑफ द रॉड। क्वेश्चन में बताया है कि यूनिफॉर्म रॉड का सेंटर ऑफ मास मिडिल पॉइंट में होता है, ठीक है। अब हम यहाँ पर बताते हैं। सबसे पहले हमको ओरिजिन चूज करना पड़ेगा बेटा। क्या करना पड़ेगा? चूज करना पड़ेगा ओरिजिन। तो हमेशा जब भी आप क्वेश्चन करो, अगर क्वेश्चन में आपको एक्सेस दिया है तो उस एक्सेस के हिसाब से सॉल्व करना, नहीं तो आप खुद से ले सकते हो। इस क्वेश्चन में नहीं दिया तो हम खुद से ले रहे हैं, तो ये हमने एक्सेस ऐसे ले लिया, लाइक दिस, लाइक दिस, ठीक है। अब ये हमारा है 0,0, ठीक है। ए बी रॉड का सेंटर ऑफ मास ये है, सी डी रॉड का सेंटर ऑफ मास ये है, ये है। ए बी रॉड का मास कितना है? m। सी डी रॉड का मास भी कितना है? m। यहां पर ए बी रॉड का सेंटर ऑफ मास क्या होगा? सर x तो 0 है भाई, ये x एक्सिस है और ये क्या है? y एक्सिस है। सर y कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा? 0,l। सर सी डी रॉड का सेंटर ऑफ मास कहाँ होगा? यहाँ पर होगा, मिडिल में, इस रॉड के मिडिल में। x कोऑर्डिनेट तो 0 है, y कोऑर्डिनेट है l/2। ध्यान से देख लो आप, y कोऑर्डिनेट कैसा है? l/2, बिल्कुल सही। सर दोनों का x कोऑर्डिनेट 0 है तो सेंटर ऑफ मास भी क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा। अभी समझाया? हाँ, क्योंकि x1 x2 0 है तो सेंटर ऑफ मास भी 0 पर लाई करेगा। y कोऑर्डिनेट ycm हमको कैलकुलेट करना पड़ेगा। सर इसका मास m इंटू इसका y कोऑर्डिनेट m इंटू उसका y कोऑर्डिनेट l, प्लस इसका मास m इंटू उसका y कोऑर्डिनेट, अपॉन टोटल मास m प्लस m 2m। m से m गया, ये हो गया 3l/2 इंटू 2, 3l/4। 3l/4, सर ये तो l/2 से बड़ा है, मतलब यहाँ कहीं ये सेंटर ऑफ मास बन 0,3l/4। तो हमने इसका सिस्टम का सेंटर ऑफ मास इस तरीके से लोकेट कर लिया। चलो, अब ये क्वेश्चन दिया हुआ है, ये जेई मेंस में आया हुआ सवाल है बेटा। चलो इसको भी करते हैं, ठीक है। ये जेई मेंस का सवाल है 2024 का। क्या बोल रहा है सवाल, देखते हैं, ठीक। सवाल बोल रहा है बेटा, टू द आइडेंटिकल स्फीयर्स ऑफ मास 2m, ये देखिए 2m 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 आर प्लेस्ड एट द कॉर्नर ऑफ अ राइट एंगल ट्राइंगल। एक राइट एंगल ट्राइंगल के कॉर्नर पे इनको रखा गया है, ठीक है। विच आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर साइड, विथ म्यूचुअली परपेंडिकुलर साइड ऑफ 4 मीटर। ये 4 मीटर 4 मीटर, म्यूचुअली परपेंडिकुलर साइड 4 मीटर की, ठीक है।
टेकिंग पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ दीज टू साइड्स एज ओरिजिन, इसको ओरिजिन मानना है जैसा इस डायग्राम में बनाया हुआ। मैग्निफिक द मैग्नीट्यूड ऑफ पोजीशन वेक्टर ऑफ सेंटर ऑफ मास इज इतना, वैल्यू ऑफ एक्स इज। सर 2m, ये वाला जो 2m मास है उसका कोऑर्डिनेट क्या होगा 0,0। क्या आप इस वाले 2m मास का कोऑर्डिनेट लिख सकते हैं? बिल्कुल सर। एक्स एक्सिस पे लाई कर रहा है, 4 मीटर एक्स एक्सिस पे है तो 4,0 लिख देंगे। सर इसका आप कोऑर्डिनेट लिख सकते हैं क्या? हाँ बिल्कुल। वाई एक्सिस पे लाई कर रहा है, 4 मीटर वाई एक्सिस पे क्या है तो 0,4 लिख देंगे। अब हम क्या करेंगे? अब हम सबसे पहले एक्स सी एम निकालेंगे। सर ये वाला 2m इंटू उसका एक्स कोऑर्डिनेट प्लस ये वाला 2m इंटू उसका एक्स कोऑर्डिनेट प्लस ये वाला 2m इंटू इसका एक्स कोऑर्डिनेट। एक्स सी एम निकालते समय ध्यान रखना है सारे एक्स कोऑर्डिनेट ही मल्टीप्लाई करना है, ये गलती मत करना। अब टोटल मास ऑफ द सिस्टम क्या है? 2m 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 6m। ये जीरो हो गया, ये जीरो हो गया, ये कितना हो गया 8m अपॉन 6m। तो ये हमको मिल गया 4/3। अब हमको निकालना पड़ेगा वाई सी एम। ये वाला 2m इंटू उसका वाई कोऑर्डिनेट, ये वाला 2m इंटू उसका वाई कोऑर्डिनेट और ये वाला 2m इंटू उसका वाई कोऑर्डिनेट अपॉन टोटल मास ऑफ द सिस्टम। ठीक है। अब ये देखो ये जीरो तो ये बन जाएगा m से m कैंसिल, 8/6 मतलब 4/3, 4/3। ठीक। तो यहां अब यहां कहीं ऐसा कहीं यहां सेंटर ऑफ मास बन गया। ठीक है, इसका कोऑर्डिनेट क्या आ गया 4/3 4/3। ठीक। अब क्वेश्चन में क्या बोल रहे हैं? द पोजीशन वेक्टर ऑफ सेंटर ऑफ मास का मैग्नीट्यूड। ठीक है, तो पोजीशन वेक्टर का मैग्नीट्यूड, तो ये जो वेक्टर है ना बेटा, ये वेक्टर, ये आरसीएम वेक्टर। तो हम आरसीएम वेक्टर को कैसे लिख सकते हैं? अभी मैंने सिखाया था कैसे। एक्स सी एम आई कैप प्लस वाई सी एम जे कैप, ऐसे लिखोगे। एक्स सी एम आई कैप मतलब 4/3 आई कैप प्लस 4/3 जे कैप। अब इसका मैग्नीट्यूड निकालना है। सर वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालने के लिए क्या करते हैं? एक्स का जो भी एक्स का जो कोऑर्डिनेट है उसका स्क्वायर प्लस वाई का जो भी कोऑर्डिनेट है उसका स्क्वायर, और जेड यहाँ पे है नहीं तो वो जीरो मान लेंगे। तो ये कितना आ जाएगा √ऑफ 16/9 प्लस 16/9, तो यह आ जाएगा 32/9। ये कितना हो जाएगा 4 इंटू सॉरी 16 × 2/9 का √। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा 4√2/3। सर यहाँ पर इन दोनों को कंपेयर कर दो, इस वाले टर्म को और इस वाले टर्म को, तो हमको यहाँ से क्या मिल गया, एक्स की वैल्यू क्या मिल गई थी। हमारा आंसर क्या आ जाएगा? तो कितना प्यारा सवाल जेईई मेंस में पूछा गया है, डिस्क्रीट सिस्टम। तो आपको देख के, इस क्वेश्चन को देख के आपको कंसेप्ट यहाँ पर क्लियर हुआ होगा। चलिए आगे बढ़ते। अब अगर हमको पोजीशन वेक्टर्स दे दिए जाए तो हम कैसे करेंगे? पोजीशन वेक्टर दे दिए जाएंगे अगर, तो कैसे होगा? तो हमने आपको पीछे स्लाइड में ऑलरेडी ये बात बता दी है। यहाँ पर अगर हम ऊपर जाएंगे तो यहाँ पे हमने ऑलरेडी आपको बता दिया कि पोजीशन वेक्टर दिया जाएगा अगर, तो ये वाला फॉर्म यूज किया जाएगा। R1 R2 R3 वेक्टर आपको सीधे पता होंगे तो सीधे आप पुट करके वेक्टर फॉर्म में सॉल्व कर सकते हो। अब हम करके दिखाते हैं ये सवाल, आइए हम करके दिखाते हैं। हमको M1 M2 M3 दिया हुआ है, ठीक है, और उनके R1 R2 R3 भी दिए हुए हैं। तो हम सीधे RCM निकाल देंगे कि नहीं निकाल सकते? बिल्कुल निकाल सकते हैं। कैसे? M1 R1 वेक्टर प्लस M2 R2 वेक्टर प्लस M3 R3 वेक्टर होल अपॉन M1 प्लस M2 प्लस M3। सीधे इसमें पुट करो। M1 की वैल्यू क्या दी हुई है 1, R1 की वैल्यू क्या दी हुई है आई कैप प्लस 4 जे कैप प्लस के कैप, M2 की वैल्यू क्या दी हुई है बेटा 2, R2 की वैल्यू क्या दी हुई है आई जे के, आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप। फिर M3 की वैल्यू क्या दी हुई है बेटा, M3 की वैल्यू दी हुई है 3, और R3 की वैल्यू क्या दी हुई है 2 - 1 2, 2 आई कैप माइनस जे कैप माइनस 2 के कैप, और अपॉन में M1 प्लस M2 प्लस M3। M1 की कितनी वैल्यू दी हुई है 1 2 3। तो यहाँ से अब आप ध्यान से देखो, आई कैप के साथ 1 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 6 है, तो 6 + 3
9 आई कैप बन गया। यहाँ पे देखना 4 है और 2 6 माइनस 3, तो यहाँ पे 3 बन गया। और यहाँ पे 1 प्लस 2 3 माइनस 6, तो माइनस 3 के कैप अपॉन नीचे कितना बन गया 6। तो हमको 3 आई कैप प्लस जे कैप माइनस के कैप बाई 2, ये हमारा पोजीशन वेक्टर हो जाएगा। किसका? सेंटर ऑफ मास का। सेंटर ऑफ मास का कोऑर्डिनेट आपको बताना होगा तो आप बता सकते हो उससे 3/2 1/2 -1/2। इस तरीके से आप सेंटर ऑफ मास का कोऑर्डिनेट भी बता सकते हो। एक्चुअल में जो 1 kg का मास था उसका कोऑर्डिनेट यहाँ पे क्या दिया, कोऑर्डिनेट फॉर्म में अगर आपको सोचना हो तो पहले वाले का कोऑर्डिनेट क्या दिया 1,4,1, दूसरे वाले का कोऑर्डिनेट क्या दिया 1,1,1 और तीसरे वाले का कोऑर्डिनेट क्या दिया 2, -1, -2। तो आप कोऑर्डिनेट वाली मेथड से भी इसको सॉल्व करके वेक्टर फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते थे, और डायरेक्ट वेक्टर फॉर्म से भी सॉल्व करोगे तो यही आंसर है। ठीक है बेटा, तो दोनों ही तरीके से वेक्टर फॉर्म से भी और कोऑर्डिनेट फॉर्म से भी अब आप सॉल्व कर पाओगे। ठीक, आगे बढ़ते बेटा। अब हम बात करेंगे कंटिन्यूअस मास सिस्टम की। अभी हम जो बात कर रहे थे वो किसकी बात कर रहे थे, डिस्क्रीट मास सिस्टम की बात कर रहे थे। डिस्क्रीट मास सिस्टम में जब हमने सॉल्व किया था तो हमने अभी आपको पहली स्लाइड पे बताया था कि i इज इक्वल टू 1 से लेके n एम आई एक्स आई अपॉन सिग्मा एम आई इज इक्वल टू 1 से लेके n में हमने निकाला था। जब ये पूरा का पूरा सिस्टम एक कंटिन्यूअस मास सिस्टम में कन्वर्ट होता है तो सिग्मा कन्वर्ट हो जाता है इंटीग्रेशन, और ये कन्वर्ट हो जाएगा एक्स डीएम का इंटीग्रेशन अपॉन इंटीग्रेशन ऑफ डीएम। ऐसे ही y सेंटर ऑफ मास के लिए हमको क्या निकालना होगा, इंटीग्रेशन ऑफ y डीएम अपॉन इंटीग्रेशन ऑफ डीएम। और ऐसे ही z cm के लिए हम क्या लिखेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ z डीएम अपॉन इंटीग्रेशन ऑफ डीएम। सर कुछ समझ में नहीं आया, कुछ पल्ले नहीं पड़ा। आओ एक क्वेश्चन में अप्लाई करके दिखाता हूं। ये हमारे पास एक रॉड है जिसका मास m है और जिसकी लेंथ क्या है l है। हमको इसका सेंटर ऑफ मास निकालना है। हमने एक रॉड का एंड को 0,0 पे रख दिया, क्योंकि हमने आपको बताया सेंटर ऑफ मास को डिफाइन करने के लिए हमको क्या लाना पड़ता है, एक्सिस लेना पड़ता है, रेफरेंस लेना पड़ता है। ठीक है, क्योंकि सेंटर ऑफ मास एक पोजीशन है, पॉइंट है, उस पॉइंट को लोकेट करने के लिए एक्सिस की जरूरत है। इसलिए आप देखो हर सवाल में हमने एक्सिस लिया। यहाँ भी हम वेक्टर की जब हम बात कर रहे हैं तो ओरिजिन के रिस्पेक्ट में ही वेक्टर डिफाइन हुआ। ठीक है, इस सवाल में भी, इसमें भी एक्सिस लिया, इसमें भी लिया, इसमें भी लिया, हर जगह एक्सिस ले रहे हैं क्योंकि सेंटर ऑफ मास एक पॉइंट है और एक पॉइंट का पोजीशन डिफाइन करने के लिए एक्सिस की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, अब ये सिस्टम कैसा है, कंटिन्यूअस है। तो हमने क्या किया, एक एक्स दूरी पे एक dx विड्थ की एक छोटा सा स्ट्रिप ले लिया। ये एक छोटा सा स्ट्रिप हमने कंसीडर किया। इस स्ट्रिप का मास कितना होगा, इस छोटा सा जो टुकड़ा है रॉड का, इसका मास कितना होगा। सर अगर हम बात करें एल लेंथ का मास m है, एल लेंथ का मास है m, तो एक यूनिट लेंथ का मास कितना हो जाएगा सर, m अपॉन एल। तो सर ये dx लेंथ की जो स्ट्रिप है इसका मास जो dm होगा उसको हम लिखने के लिए इस यूनिट लेंथ के मास को dx से मल्टीप्लाई कर देंगे क्या। हाँ सर, तो सर हम इसका मास m dx अपॉन एल लिख सकते हैं क्या, बिल्कुल लिख सकते हैं। अब हमको इस छोटी सी स्ट्रिप का मास पता चल गया, तो हम अब क्या लिखेंगे, अब सेंटर ऑफ मास निकालेंगे। ठीक, अब इस स्ट्रिप का कोऑर्डिनेट क्या है सर, इस स्ट्रिप का कोऑर्डिनेट है x, 0, x, 0। इस स्ट्रिप का कोऑर्डिनेट क्या है, x, 0। तो इसका सेंटर ऑफ मास x cm कैसे लिखोगे सर, इसका x कोऑर्डिनेट इंटू dm कितना है, m dx अपॉन l। ये देखो x कोऑर्डिनेट इंटू dm, और इसको हम इंटीग्रेट कर देंगे, और अपॉन इंटीग्रेशन में किसका इंटीग्रेशन होना, सिर्फ dm का, मतलब m dx अपॉन l का इंटीग्रेशन होगा। ठीक है सर, लिमिट कहाँ से पुट करेंगे, 0 से लेके ये वाला एंड कौन सा एंड होगा सर, l, 0 वाला एंड होगा, क्योंकि 0 से ये वाला एंड 0 पर है, ये वाला एंड l पर है, क्योंकि इसका लेंथ कितना है l। तो हमारा ये जो स्ट्रिप है ये 0,0 से चलते हुए l, 0 तक जाएगा, तो 0 से लेके l तक हमको क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेट करना पड़ेगा। बिल्कुल सही। अब यहाँ से m बाय l बाहर निकाल लो क्योंकि कांस्टेंट है, x का इंटीग्रेशन हो जाएगा x² 2, 0 से लेके l तक। यहाँ से m बाय l बाहर निकाल दो क्योंकि कांस्टेंट है, और dx का इंटीग्रेशन हो जाएगा x, 0 से लेके l तक लिमिट पुट होगी। सर m बाय l से m बाय l गया,
यहाँ पे एल पुट होगा, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट होता है, अपर लिमिट एल पुट करोगे तो क्या बन जाएगा एल स्क्वायर बाय 2 माइनस जीरो पुट करोगे तो क्या बन जाएगा जीरो, होल अपॉन यहाँ अपर लिमिट पुट करोगे तो बन जाएगा एल माइनस जीरो। आप यहाँ देख सकते हैं एल स्क्वायर बाय 2 अपॉन एल बना, एक एल से एक एल कैंसिल, ये एल बाय 2। तो यहाँ पर एल बाय 2 कॉमा जीरो पर इसका जो सेंटर ऑफ मास लाई कर रहा है, मतलब रॉड के ज्योमेट्रिकल सेंटर पर सेंटर ऑफ मास लाई कर रहा है। इस तरीके से हम इस चीज को अप्लाई करके एक कंटिन्यूअस मास सिस्टम का सेंटर ऑफ मास निकाल सकते हैं। अब इस तरीके का ये जो रॉड है, ये तो क्या था, यूनिफॉर्म रॉड था। कौन सा रॉड था बेटा, ये यूनिफॉर्म, मैं यहाँ लिख भी देता हूँ, ये कौन सा रॉड था, यूनिफॉर्म रॉड था। ठीक है, अब जब यूनिफॉर्म की बात होती है तो यूनिफॉर्म अगर हम सिस्टम लेते हैं तो उसका ज्योमेट्रिकल जो सेंटर होता है उसी पे सेंटर ऑफ मास लाई करता है। बट जरूरी नहीं कि हर रॉड यूनिफॉर्म हो, तो हमको इन वाला जो फॉर्म्स है, ये वाले जो फॉर्मूले हैं, इनका यूज करके सेंटर ऑफ मास कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो नॉन यूनिफॉर्म रॉड का जो केस है बेटा वो एग्जाम में आता है, जैसे कि ये सवाल, ये एग्जाम में आया हुआ सवाल है, जेईई मेंस में आया हुआ सवाल है। क्या बोल रहा है, बोल रहा है a uniform rod, a rod of length L is placed along x axis between x equal to 0 से लेके L। तो एक रॉड है बेटा जो इस तरीके से 0 से लेके L के बीच में रखी हुई है, ये 0,0 है, ये L,0 है, और एक रॉड रखी हुई है। लीनियर मास डेंसिटी उसकी जो है रो डेंसिटी जो उसकी है रॉड की a प्लस बी एक्स दी हुई है। a और b क्या है, कांस्टेंट है। तो हमको सेंटर ऑफ मास बताना है। अब इस बार ये रॉड यूनिफॉर्म नहीं है, तो L/2 पे ही सेंटर ऑफ मास है ऐसा जरूरी नहीं। तो कैसे करना पड़ेगा सर, एक्स दूरी पे जैसा वो मेथड उस क्वेश्चन में यूज किया था वही मेथड हमको यहाँ यूज करना पड़ेगा, इसके लिए कोई शॉर्टकट नहीं है, आपको कैलकुलेट करना ही पड़ेगा। तो हमने एक्स दूरी पे dx विड्थ की स्ट्रिप ले ली, dx विड्थ की स्ट्रिप ले ली, ठीक है। ये कौन सी डेंसिटी दी हुई, लीनियर मास डेंसिटी, मतलब मास पर यूनिट लेंथ दी हुई है। अच्छा, ठीक है। तो dx विड्थ की स्ट्रिप दी हुई है, तो इसका जो मास होगा dm वो कितना हो जाएगा, डेंसिटी इंटू dx, क्योंकि ये क्या है, मास पर यूनिट लेंथ है। तो पर यूनिट लेंथ मास इतना है, तो dx लेंथ की स्ट्रिप का मास कैसे निकालोगे, dx को उसकी लीनियर मास डेंसिटी से मल्टीप्लाई कर दोगे। अब a प्लस बी एक्स यहाँ पुट कर दो रो की जगह इंटू dx, ये मास हो गया dm। सर इस स्ट्रिप का सेंटर ऑफ मास क्या है, x,0, तो एक्स सी एम कैसे लिखोगे सर, इंटीग्रेशन ऑफ इसका जो कोऑर्डिनेट है x इंटू डीएम, डीएम की जगह क्या आएगा, डीएम की जगह ये आ जाएगा a प्लस बी एक्स इंटू डी एक्स होल अपॉन इंटीग्रेशन ऑफ डीएम, डीएम की जगह यही आ जाएगा a प्लस बी एक्स इंटू डी एक्स। सर लिमिट कहाँ से कहाँ जाएगी, सर ये जो छोटा सा एलिमेंट है जब ये यहाँ पर आएगा तो इस पॉइंट को कवर करेगा, मतलब इसकी कोऑर्डिनेट 0 से लेके एल तक मूव करेगा, क्योंकि ये जो छोटा सा एलिमेंट है जब यहाँ पर रहेगा तो 0 को कवर करेगा, और ये एलिमेंट जब यहाँ पहुंचेगा तो एल को कवर करेगा, तो 0 से लेके एल तक इंटीग्रेट करना पड़ेगा, क्योंकि पूरी की पूरी रॉड को कवर करना पड़ेगा। अब इसको इंटीग्रेट करो, एक्स को यहाँ मल्टीप्लाई कर दो पहले अंदर, तो ये हमारे पास बन जाएगा ए एक्स प्लस बी एक्स स्क्वायर, ठीक है, 0 से लेके एल डी एक्स। और यहाँ पर नीचे क्या बन जाएगा, ए एक्स प्लस बी एक्स स्क्वायर बाय 2, इंटीग्रेशन कर दिया हमने कहाँ, 0 से लेके एल तक। इसका इंटीग्रेशन क्या बन जाएगा, ए एक्स स्क्वायर बाय 2 प्लस बी एक्स क्यूब बाई 3। कहाँ से कहाँ इंटीग्रेशन कर रहे हो, 0 से लेके एल तक। यहाँ पे भी ए एक्स प्लस बी एक्स स्क्वायर बाई 2, 0 से लेके एल तक। जिसको इंटीग्रेशन नहीं समझ आया वो उसको मैं बता देता हूँ। इंटीग्रेशन जब आप करते हो एक्स की पावर एन का, तो आप क्या करते हो, x की पावर n प्लस वन, इसकी जो पावर है उसमें एक ऐड कर देते हैं और इसी से डिवाइड कर देंगे। तो अगर आपका इंटीग्रेशन यहाँ पीछे बना है ए एक्स प्लस बी एक्स स्क्वायर, तो जब आप इसका इंटीग्रेशन करोगे तो ये तो कांस्टेंट इंटीग्रेशन के बाहर आ जाएगा। अब x की पावर है वन, तो पावर ऐड हो जाएगी है, मतलब वन प्लस वन, और इसी से आप डिवाइड करोगे, मतलब टू से डिवाइड करोगे। ऐसे ही बी कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, पावर है टू, एक इंक्रीज हो जाएगी, तो एक्स की पावर थ्री, और इसी से डिवाइड कर दोगे। तो यही मैंने, तो हमारा इंटीग्रेशन क्या बन जाएगा, ए एक्स स्क्वायर बाई टू प्लस बी एक्स क्यूब बाई थ्री। तो यही मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है, देखो, ठीक। अब हम क्या करेंगे, अब हम कुछ नहीं करेंगे, यहाँ पे हम लिमिट पुट करेंगे। तो लिमिट पुट कर दो, एल की वैल्यू पहले पुट करो, तो ये बन जाएगा ए एल स्क्वायर बाई टू प्लस बी एल क्यूब बाई थ्री,
होल अपॉन माइनस जीरो। क्यों? जीरो पुट करोगे यहाँ तो भी जीरो, यहाँ जीरो यहाँ पुट करोगे तो भी जीरो। ठीक, अब एल यहाँ पुट करो तो ये क्या बन जाएगा, ए एल प्लस बी एल स्क्वायर बाई टू माइनस जीरो। जीरो पुट करोगे तो सब जीरो हो जाएगा। नीचे वाले का इंटीग्रेशन भी वैसे ही हुआ है। ठीक है, जैसे ऊपर वाले का इंटीग्रेशन हुआ है वैसे ही नीचे वाले का भी इंटीग्रेशन किया गया है। ठीक, अब यहां से आप देखो एक एल हम कॉमन निकाल के काट सकते हैं और बाकी के लिए हम एलसीएम ले सकते हैं। तो यहाँ पे हम एलसीएम लेंगे तो क्या बन जाएगा, थ्री ए एल प्लस टू बी एल स्क्वायर बाई सिक्स इंटू टू अपॉन टू ए प्लस थ्री, टू ए प्लस बी एल। अब यहाँ से देखो टू से ये काटो तीन बार, तो हमारे पास फाइनल आंसर क्या बन जाएगा, फाइनल आंसर हमारे पास बन जाएगा थ्री ए एल प्लस टू बी एल स्क्वायर होल अपॉन, ये थ्री से अंदर मल्टीप्लाई, सिक्स ए प्लस थ्री बी एल। ये हमारे पास बन जाएगा बेटा। ठीक है, तो दिस इज द position of center of mass of this rod. This is the position of center of mass of this rod. ठीक, ठीक है। अब इस पे बेस्ड एक सवाल और जेई मेंस में आया है। ठीक है, इसको भी हम करते हैं। चलो, क्या बोल रहा है, फाइंड द डिस्टेंस ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ ए इन वन डायमेंशनल रॉड। वन डायमेंशनल रॉड मतलब वही थिन रॉड जिसकी मास डेंसिटी ये दी हुई है और इसका जो सेंटर ऑफ मास है वो थ्री एल अपॉन ए है, थ्री एल अपॉन अल्फा है, तो हमको अल्फा की वैल्यू पूछी गई है। तो इस क्वेश्चन को भी हम कैसे सॉल्व करेंगे बेटा, ऐसे ही सॉल्व करना पड़ेगा। ये हमारी रॉड है बेटा, ये हमारी रॉड है। जेई मीन्स में आया हुआ सवाल है बेटा ये, है ना। ऐसा सवाल आपके नीट में आ सकता है। तो ये जीरो कॉमा जीरो है और ये एल कॉमा जीरो है। ठीक, अब रो की वैल्यू ये दी हुई है तो आप क्या करोगे, इसका जीरो कॉमा जीरो से एक्स डिस्टेंस पे एक छोटा सा स्टेप डीएक्स का काटोगे। ये क्या है, मास डेंसिटी दी हुई है। क्या दी हुई है, मास डेंसिटी। ठीक है, पर आपको ध्यान देना पड़ेगा यहाँ पर क्या, इसकी यूनिट पे। ये केजी पर मीटर क्यूब नहीं है, ये केजी पर मीटर है, मतलब लीनियर मास डेंसिटी दी है। तो आपको यूनिट से समझना है कि ये क्या दिया हुआ है, लीनियर मास डेंसिटी दिया हुआ है। तो यहाँ पर dx लेंथ की जो स्ट्रिप है इसका मास क्या हो जाएगा, रो dm क्या हो जाएगा यहाँ पर, रो इंटू डी एक्स। सिंपल, क्योंकि लीनियर मास डेंसिटी दी है। रो की वैल्यू क्या है, रो नॉट वन माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन एल स्क्वायर इंटू डी एक्स। ठीक है सर, अब हमको क्या करना है, एक्सीएम निकाल देना, खत्म। इंटीग्र अब इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा, वही सेम मेथड, एक्स कॉमा जीरो इसका कोऑर्डिनेट होगा। तो एक्स इंटू टू डी एम, तो डीएम की जगह हम क्या लिखेंगे, ये पूरी टर्म रो नॉट इंटू वन माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन एल स्क्वायर इंटू डी एक्स होल अपॉन इंटीग्रेशन ऑफ रो नॉट, क्योंकि इंटीग्रेशन ऑफ डीएम बनता है ना नीचे, तो डीएम की जगह यही आ जाएगा, वन माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन एल स्क्वायर डी एक्स। कहाँ से कहाँ इंटीग्रेशन होगा, जीरो से लेके एल, दिख रहा है ना, जीरो से लेके एल। ठीक है, जीरो से लेके एल इंटीग्रेशन। अब यहाँ पर इंटीग्रेशन करते हैं। पहले तो रो नोट बाहर निकालो, यहाँ से भी रो नोट बाहर निकालो, दोनों कैंसिल हो जाएंगे क्योंकि कॉन्स्टेंट्स। तो ये x अंदर इंटू मल्टीप्लाई में होगा, तो जीरो से लेके एल ये बनेगा x माइनस एक्स क्यूब अपॉन एल स्क्वायर डी एक्स। ठीक, होल अपॉन, यहाँ पर इंटीग्रेशन क्या बनेगा, जीरो से यहाँ इंटीग्रेट करो, वन का इंटीग्रेशन x माइनस वन अपॉन एल स्क्वायर तो कांस्टेंट है, एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या बनेगा, एक्स क्यूब बाई थ्री, एक्स क्यूब बाई थ्री एल स्क्वायर। लिमिट कहाँ, जीरो से लेके एल। यहाँ का इंटीग्रेशन क्या होगा, ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर बाई टू, ये बन जाएगा एक्स के पावर फोर बाई फोर एल स्क्वायर। लिमिट कहाँ से कहाँ, जीरो से लेके एल। यहाँ एल पुट करना जरा, कितना आएगा, एल माइनस एल क्यूब बाई थ्री एल स्क्वायर, मतलब ये एल बाई थ्री बन जाएगा। और जीरो पुट करोगे तो ये भी जीरो, ये भी जीरो, माइनस जीरो। ये फाइनली कितना बन जाएगा, एक्स सी एम की वैल्यू कितनी हो जाएगी, यहाँ एल पुट करोगे तो क्या बन जाएगा, एल स्क्वायर बाई टू माइनस यहाँ एल पुट करोगे तो क्या बन जाएगा, एल की पावर फोर बाई फोर एल स्क्वायर, ये बन जाएगा एल स्क्वायर बाई फोर।
होल अपॉन ये कितना हो जाएगा, एल माइनस एल बाई थ्री कितना हो जाएगा, 2l/3। एक एल से एक एल कैंसिल, l/2 माइनस l/4 क्या बन जाएगा, l/4 होल अपॉन 2/3। ये कितना बन गया, 3l/8। ये हमारा क्या आ गया, XCM। इसको किससे कंपेयर करना है, 3l/अल्फा से। तो आप देख सकते हो अल्फा की वैल्यू क्या आ गई, 8 आ गई। तो अल्फा की वैल्यू क्या आ गई, 8। ये हमारा आंसर। तो इस तरीके का क्वेश्चन आपको नीट में भी देखने को मिल सकता है। बहुत ही आसान है, आई होप आपको समझ आ गया हो। ठीक है बच्चों, तो आज की क्लास का टास्क आपके पास है ये क्वेश्चन, एक क्वेश्चन, दो क्वेश्चन, तीन क्वेश्चन, ये तीन क्वेश्चन आज का आपका टास्क है। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो पर। बेस्ट ऑफ लक। ये वीडियो आप अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें और अपना एक रिव्यू देके जरूर जाएं कि आपको ये चीज समझ आ रही है कि नहीं। पावर पैक्ट सेशन होगा, छोटा सा सेशन होगा, कंसेप्ट डिलीवरी करने पे ही मेरा पूरा का पूरा प्रमो वो होगा, फोकस होगा। ठीक है बच्चों, टास्क जरूर करना, इसको मैं अगली क्लास में डिस्कस करूंगा, अगले एपिसोड। बाय बाय।